हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम उसी के आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग का पार्ट 2 लेके आए हैं। जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा थोड़ा उसको एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं और उसी के ऑनवर्ड्स इस नोट्स को हम लेते हुए चलेंगे। हमने काफ़ी कुछ पहले पार्ट में देखा है। देखिए, इसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, देन उसके बाद इवोल्यूशन के बारे में बात करी। उसमें हम कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स के उस पर हमने डिस्क्रिप्शन लिया और डिस्क्रिप्टिव वे पे हमने इसके ऊपर फोकस किया और बात करी। देन एक एक करके हमने इसके पुराने अकाउंटिंग स्टेप्स क्या होते थे और कैसे किया जाता था उसके बारे में बात करी। अब जो मॉडर्न कंसेप्ट आया है अकाउंटिंग में, एआई का टूल्स, कौन कौन सी चीज़ें यूज हो रही हैं अभी करेंट सिनारियो में, उसके ऊपर हमने बात करी। दूसरा, अब रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग क्या है उसके ऊपर कुछ बात करी। हमने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिए हैं, काफ़ी पॉइंट्स होते हैं। और उसके बाद कुछ बेनिफिट्स के ऊपर हमने बात करी एआई और एनालिटिक्स की। उसी के आगे हम आज बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स अकाउंटिंग के पार्ट 2 पे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस के ऊपर कि क्या क्या चैलेंजेस हैं करंट सिनारियो में और क्या क्या लिमिटेशंस निकल के आ रही हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि आपको कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। अब अगर हम एआई का पूरा सेटअप अगर हम देखें तो उसमें उसकी कॉस्ट का इम्प्लीमेंटेशन अगर हमने करना है, अकाउंटिंग बेस सॉफ्टवेयर्स अगर हमने लगाने हैं तो उसकी कॉस्ट जो है बहुत हाई है। ये एक लिमिटेशन के तौर पे भी हो गया और एक चैलेंज भी मान सकते हैं। हर कोई बिजनेस यूनिट इसको एफर्ट नहीं कर सकता है। सेकंड जो बात हो रही है, सेकेंडली जो चैलेंज हमारे पास है और जो हमें समझ में आ रहा है वो है डेटा प्राइवेसी का एंड सिक्योरिटी इशू। भाई, कोई भी चीज़ की प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डेटा जो आपके पास है या कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसकी प्राइवेसी अगर नहीं है और उसका सिक्योरिटी इशू अगर निकल के आता है तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट निकल के भी आता है। ये ध्यान रखना है, जो एक चैलेंज के रूप में भी माना जा सकता है और एक लिमिटेशन भी इसकी बनती है कि भाई हम अगर एआई का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं क्या उसकी प्राइवेसी बनी रहेगी और कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं आएगा, उसके ऊपर भी एक थ्रेट बना हुआ है अभी। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है नीड फॉर न्यू टेक्निकल स्किल्स। ये ज़रूरी है कि न्यू टेक्निकल स्किल्स की एक ज़रूरत पड़ आनी है, क्योंकि अब आजकल जो है एआई बेस्ड सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आने लगे हैं। तो कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी टास्क होने लगे हैं या जितने भी काम हो रहे हैं उसमें न्यू टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो जितने भी पैटर्न पे अगर हमें जॉब का इमरजेंस होगा वो क्या होगा, न्यू टेक्निकल स्किल्स को ज़्यादा बढ़ावा देगा। तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग जॉब हैं उनका रिप्लेसमेंट तैयार है। तो इसका मतलब है आपको न्यू टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक चैलेंज भी है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उनके लिए नीड है कि भाई न्यू टेक्निकल स्किल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, बढ़ाएं। ठीक है, तो ये एक चैलेंज के तौर पे भी हम मान सकते हैं इसको। देन फोर्थ है एथिकल एंड लीगल कंसर्न। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल कंसर्न और एथिकल। कोई भी चीज़ जो है एथिकल होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ एथिकल नहीं, जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं है और कोई गलत मैसेज अगर देती है तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होने लगती है एक समय के बाद। और दूसरा है लीगल कंसर्न। अगर आपके कोई नई चीज़ आती है एथिकल्स को पूरा करते हुए, एथिक्स को पूरा करते हुए, मगर वो लीगल कंसर्न को पूरा नहीं करती, अगर डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी इशूज़ के रिलेटेड अगर कोई कंसर्न निकल के आता है या कोई पायरेसी का केस बन के आता है या कोई ट्रेडमार्क का केस बन के आता है या कोई आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अगर कोई केस बन के आता है, तो उसमें एक चीज़ आती है कि भाई आपको लीगल कंसर्न भी चेकआउट करने पड़ेंगे कि कोई अगर आप एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में सॉफ्टवेयर यूज़ तो कर रहे हैं मगर उस केस में अगर वो कोई लीगल कंसर्न से रिलेटेड मैटर तो नहीं है उसकी कंपनी, ये सारी चीज़ें आपको चेकआउट करनी पड़ेंगी, जो एक चैलेंज के तौर पे भी मान सकते हैं उसको और लिमिटेशन भी मान सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। अब मैक्सिमम केस में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है आजकल कि अकाउंटिंग में फ्यूचर ट्रेंड क्या है एआई के आने के बाद। एआई के आने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑडिटर्स की अकाउंटिंग से रिलेटेड जो वर्क है वो बहुत बढ़ गया है और बहुत ही शिफ्टिंग ऑफ टास्क
अलग हो गया। स्किल्स को होना बहुत ज़रूरी हो गया। जैसे हम कहें पहला पॉइंट कि एआई पावर वर्चुअल सीएफओस आना शुरू हो गया है। सीएफओस दैट इज़ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड रियल टाइम ऑडिट। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि बाय द हेल्प ऑफ एआई पावर्ड अगर सॉफ्टवेयर आने लगे हैं तो वर्चुअली क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स अवेलेबल रहते हैं और रियल टाइम ऑडिट होना शुरू हो जाता है। रियल टाइम अगर कोई चीज़ का ऑडिट शुरू हो गया तो दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वैलिडिटी, टाइम बाउंड, यहाँ पर टाइम बाउंड तो लिखा ही लिखा है। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो एआई के आने से जो है आपका एक फ्यूचर ट्रेंड निकल के आ रहा है कि आने वाली कंपनीज जो हैं सब वर्चुअल मोड पे जाने वाली हैं, और जो ऑडिट है या इंस्पेक्शन है वो सारी चीज़ें जो है रियल टाइम एट अ टाइम जिस समय आपको चाहिए उस समय आपके पास अवेलेबल होगी। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो है आपका ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन विथ अकाउंटिंग। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन दैट मीन्स इनक्रिप्टेड या इनक्रिप्शन वे पे आप अकाउंटिंग करें। दैट मीन्स कोडिंग के तौर पे भी हम कह सकते हैं इसको। आप कोई भी चीज़ जो है अपने लेजर्स, अगर हम अकाउंटिंग में क्या होता है मेन लेजर्स बनाते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को लेके, उन लेजर्स का एक डिजिटल मीडियम पे हम क्या करें, ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन करें। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी कंसर्न जो रहेगी वो कई हद तक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब सिक्योरिटी कंसर्न सॉल्व हो जाएगी तो कोई भी चीज़ के फ्रॉड होने के या ऑनलाइन क्राइम जो है, साइबर क्राइम को हम डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन विथ अकाउंटिंग का मतलब यही है कि भाई जो भी आपके सामने निकल के आ रहा है या जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शन को हम क्या करें, एक टेक्नोलॉजी के बेस पे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग है उसका हम टेक्नोलॉजिकली यूज़ करते हुए सिक्योरिटी और ऑटोमेशन लाएं अकाउंटिंग प्रोसेस में। ये कहता है इसमें मेनली क्या है कि जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें हम अगर ब्लॉकचेन टेक्निक को यूज़ करें तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल जितने भी रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसमें मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी आएगी, सिक्योरिटी आएगी और ऑटोमेटेड वे पे वो काम करते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो सिक्योर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, विजिबल होगा, कहने का मतलब ये। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट आता है आपके सामने, शिफ्ट टुवर्ड्स कंटिन्यूस लर्निंग एंड एआई अपस्किलिंग। एक फ्यूचर ट्रेंड ये भी है कि भाई अब क्या है, कंटिन्यूस शिफ्टिंग होने लगी है कंटिन्यूस लर्निंग टुवर्ड्स कंटिन्यूस लर्निंग एंड एआई अपस्किलिंग। मैक्सिमम कंपनीज क्या कर रही हैं, एआई बेस्ड पूरे ऑफिसेस या इकोसिस्टम डेवलप कर रही है अपने ऑफिस का, जिससे क्या होगा आने वाले समय में सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो जाएंगी, ऑटोमेशन में चली जाएंगी, जिससे क्या होगा जॉब को तो थोड़ा बहुत थ्रेट होगा, मगर आप अगर अपस्किलिंग करते हैं तो जो आने वाले स्टूडेंट हैं, आने वाले जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होंगे उनके लिए बेटर चांस बन जाएगा। एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप कंप्यूटर में एआई लर्निंग के थ्रू आप अपस्किलिंग करते हैं, मतलब अपने आप को अपडेट करते हैं, तो आपके लिए अच्छे चांस बन जाते हैं ताकि आपकी जॉब ज़्यादा सिक्योर मोड पे रहे। ठीक है, अगला है फोर्थ पॉइंट है स्मार्टर इंटीग्रेटेड फाइनेंस इकोसिस्टम। भाई इंटीग्रेटेड फाइनेंस इकोसिस्टम है बाय द हेल्प ऑफ स्मार्टर, मतलब तेज, और इंटीग्रेटेड मतलब वो हो गया कि भाई एकजुट रहना, यूनाइट, ताकि हमारा इकोसिस्टम क्या रहे, बना रहे, फिक्स रहे, स्ट्रॉन्ग रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। ठीक है, तो ये फ्यूचर ट्रेंड है कि भाई आप इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम हो गया कि हम अगर इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम बनाएंगे तो उससे आने वाले समय में हम क्या है, एक पर्टिकुलरली हम एक जगह से हर जगह का मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर जगह के लिए अलग अलग करें, मॉनिटर करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाएगा एआई के थ्रू, और अकाउंटिंग का उसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ये आने वाले समय में कुछ और चीज़ें निकल के आने वाली हैं जो हम समझते हैं कि आने वाले जो स्टूडेंट हैं, और भी काफ़ी कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स बनेंगे इसमें जो आने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि फ्यूचर एआई का है, उसमें अकाउंटिंग का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटेंट्स रोल। अब अकाउंटेंट का रोल क्या रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे, बाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई को देखते हुए अकाउंटेंट का क्या रोल रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा, सबसे पहली बात है ये फ्रॉम डेटा एंट्री टू स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी रोल। भाई पहले अकाउंटेंट का रोल जो है डेटा एंट्री तक ही सीमित था, अब वो अपस्किलिंग के हुए, अगर हम अपस्किलिंग करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे, तो एआई के बेस को या एआई को लेते हुए अगर अकाउंटेंट अपने आप को अपस्किल करते हैं, देन देयर रोल शुड बी चेंज इनटू स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी रोल। एडवाइजरी रोल पे जो रणनीतिकार कह सकते हैं, रणनीतिकार, एडवाइजरी रोल, सलाहकार, उसके रोल पे भी ये इनका रोल चेंज हो जाएगा। सेकंड, ग्रेटर फोकस ऑन इंटरप्रेटिंग डेटा एनालिटिक्स।
ज़्यादा फोकस जो है जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करने में अकाउंटेंट का रोल बढ़ने वाला है। ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चले वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रोल और व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटेंट by by the implementation of AI in the era of AI, what is the impact of accounting या अकाउंटेंट का रोल क्या रहेगा, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ग्रेटर फोकस करेंगे वो इंटरप्रेटिंग डेटा एनालिटिक्स को इंटरप्रेट करने में ग्रेटर उनका रोल रहेगा। थर्ड पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटेंट का रोल एथिकल भी होना बहुत ज़रूरी है। एथिकल मतलब दैट इज़ नैतिक रूप से, दैट इज़ मॉरल वे पे भी जो है मॉरल डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंट का। अगर कोई चीज़ अगर आप डिसीजन ले रहे हैं एज ए अकाउंटेंट, वो दिखना भी चाहिए कि वो जजमेंट सही है या डिसीजन सही है। ऐसा ना हो कि बाइस्ड हो या अकाउंटेंट का रोल वन साइडेड हो जाए। ऐसा होने पर दिक्कत रहेगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और किसी बिजनेस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इम्पोर्टेंस है कि एथिकल डिसीजन मेकिंग में भी अकाउंटेंट का रोल बहुत होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये डिसीजन मेकिंग करना अकाउंटेंट का एक एथिकल वे पे हम मान सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट जो आता है फोर्थ पॉइंट है सॉफ्ट स्किल एंड जजमेंट बिकम एसेंशियल। भाई सॉफ्ट स्किल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है और जजमेंट कैसे आएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बाय एनालिटिक वे पे अगर हम बात करें, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। कैसे होगी इंपॉर्टेंट कि भाई आप सॉफ्ट स्किल को अगर अपग्रेड नहीं करेंगे, अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट अगर नहीं होते हैं अकाउंटेंट के रूप में और अपने जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहे हैं या हम कहें जितने भी न्यू AI टूल्स आ रहे हैं, उनसे अगर आप अपने आप को अप स्किल नहीं करते हैं, देन ये बड़ा टफ पड़ जाएगा किसी भी अकाउंटेंट के लिए उसको मार्केट में सर्वाइव करना है। तो इसके लिए अब स्किलिंग और सॉफ्ट स्किल को बढ़ावा देना और जजमेंट उसी के अकॉर्डिंग अपने जजमेंट को प्रॉपर वे पे ले जाना, अभी आपका जो इम्पैक्ट है अकाउंटेंट का वो बढ़ रहा है अकाउंटिंग में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ AI। ये एप्लीकेशन सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो मैक्सिमम केस में बात करते हैं सर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात करेंगे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं AI की। उसमें सबसे पहली बात आती है वर्चुअल असिस्टेंट। आपने कई बार सुना होगा वर्चुअल, दैट मीन्स विजुअल और ऑडियो दोनों केस पे असिस्टेंट के रूप में आजकल आपने देखा होगा गूगल पे या एक आजकल टूल आ रहे हैं सीरी करके, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वर्चुअल असिस्टेंट हैं जो आपको क्या है AI की हेल्प से कॉमन एप्लीकेशन है अब डे टू डे लाइफ के लिए, ये आपने बहुत बार सुना होगा। देन रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स दैट मीन्स कोई चीज़ आपको रिकमेंड करती है बाय द हेल्प ऑफ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आपने सुना होगा या देखा होगा। अमेजन से अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसके बाद रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती है कि आप ये लीजिए, या नेटफ्लिक्स से कोई मूवी देखते हैं या अमेजन प्राइम भी यूज करते हैं या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से फ्लिपकार्ट है या कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम जो है ये AI के बेस पे होता है। ये एक एप्लीकेशंस होते हैं जो ऑटोमेटिक वे पे चलते हैं, ऑटोमेशन पे आपकी लाइक्स और डिसलाइक को देखते हुए ही या आप जो भी सर्च करते हैं सर्च हिस्ट्री के बेस पे ही आपको क्या करता है वो प्रोडक्ट रिकमेंड करना शुरू करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ऑटोमस व्हीकल्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं, जैसे टेस्ला की आपने बहुत बार सुनी होगी। टेस्ला की गाड़ियाँ आ रही हैं और BYD अब चाइनीज़ एक ब्रांड आ गया है मार्केट में। BYD की गाड़ियाँ भी जो आ रही हैं मार्केट में, जो सेल्फ ड्राइविंग, उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स ऑटोमस व्हीकल्स आने लग गए जो एक AI का ही रोल है इम्पोर्टेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका मेडिकल डायग्नोसिस में भी कई जगह पर असिस्ट करती हैं डॉक्टर्स को, ताकि बीमारी को हम क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भाई किसी पर्टिकुलर पेशेंट्स को क्या बीमारी है उसको असिस्ट करने में, आइडेंटिफिकेशन करने में AI बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा कर रहा है, इम्पोर्टेंट रोल दे रहा है अपना। कैसे, क्योंकि अब आने वाले समय में मेडिकल फील्ड पे काफ़ी कुछ होने वाला है, ड्रास्टिक चेंज आएगा आने वाले कुछ 5 सालों में। कम से कम ये अगले 5 ईयर्स में ये मान के चले आप, आफ्टर 5 ईयर्स अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं, ये 2025 है, 2025 के बाद 2000 अगर हम 30 की बात करेंगे तो आप देखेंगे अगले 5 सालों में ही AI का ऐसा रोल बन जाएगा, हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज होने वाली है, खासकर मेडिकल हिस्ट्री में भी काफ़ी कुछ चेंज आने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट है फ्रॉड डिटेक्शन। ये फ्रॉड डिटेक्शन दैट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई अगर सस्पिशियस नहीं लगती है तो आपके पास
कई बार आपने देखा होगा, अगर एटीएम से पैसा निकालते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में भी अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगती है तो आपको ईमेल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। या अगर आप ईमेल के थ्रू भी अगर कोई अपने दूसरे गैजेट से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अगर आप अपना ईमेल पासवर्ड डालते हैं तो आपके मेल पे अलग से सस्पिशियस या कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होने पर सस्पिशियस मेल आने लग जाते हैं। ये भी इसका डिटेक्शन करना, फ्रॉड को डिटेक्ट करना का काम जो है एआई अब करने लगा है। देन एक और आपने देखा होगा स्पैम फिल्टर है। आप अनलिमिटेड या अनवांटेड जो ईमेल्स आते हैं या कॉल्स आती हैं, आपने देखा होगा दिन भर में कितनी कॉल्स आती हैं, अनलिमिटेड या अनवांटेड कॉल्स आती हैं, मेल्स आती हैं, उसको स्पैम फोल्डर में या स्पैम करके उसको फ़िल्टर कर देता है ताकि अननेसेसरी किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में एआई ने अपना रोल इंट्रोड्यूस करवाया है, जो मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ और ज़्यादा बढ़ने वाला है। हमारी पूरी हैबिट, फूड हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स और जितने भी वो डे टू डे लाइफ है, डे टू डे लाइफ का जो रूटीन है उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला है अगले 3 से 4 सालों में। आप समझेंगे कि आपको बहुत ही सिंपल वे पे अगर हम बात करें तो लाइफ हमारा जो या हमारी जो भी चल रही है, हर किसी की जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल सा है, मगर ये इतना चेंज लाएगा आपकी लाइफ में 5 से 10 सालों में। हम इसके आदी हो जाएंगे, हम इसके एडिक्शन में पहुंच जाएंगे, मशीन के हम एक हिसाब से माना जाए तो गुलाम बन के रह जाएंगे। तो इसलिए इसका बेटर यूज़ तो करें और एक लिमिटेड वे पे यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ हम एडिक्शन की ओर जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ना शुरू होंगी, ठीक है। इसी के आगे हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स के बारे में। डेटा एनालिटिक्स क्या है, इसके ऊपर डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। डेटा एनालिटिक्स अब जो है ट्रेंडिंग वर्ड है, और जब से एआई का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा डिमांड जो है डेटा एनालिटिक्स की बढ़ गई है। ये आपको समझना ज़रूरी है। डेटा एनालिटिक्स में अब जो पहले हम अगर बात करें और अब उसमें काफ़ी चेंज आ चुका है। अब बाय द हेल्प ऑफ एआई डेटा एनालिटिक्स जो है पूरा उसका जो सिनारियो है वो चेंज हो चुका है। अब है क्या, इसके बारे में जानते हैं। डेटा एनालिटिक्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट। भाई रॉ डेटा को आपने एक्सट्रैक्ट करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है जिससे आप एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल के लाएँ। ड्रॉ कंक्लूजन ड्रॉ करें। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। अब ये क्या है, इसकी एक कई वेरियस टेक्निक्स हैं, जिस टेक्निक्स की हेल्प से और प्रोसेस की हेल्प से ये डेटा को क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है। डेटा एनालिटिक्स मतलब जो डेटा आपके पास है, कोई पर्टिकुलर डाटा है और उसको आपने एनालाइज करके बाय द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्निक्स, बाय द यूज़ ऑफ वेरियस प्रोसेस और टू इंस्पेक्ट करके, क्लींस करके, मतलब धुलाई करके समझ के चलो, या जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उसकी अच्छी से धुलाई करना मतलब सफाई करना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लाना उसमें जो एक मीनिंगफुल हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म एंड मॉडल डाटा। अब ये हुआ कि जितना भी डाटा आपके पास अवेलेबल है उस डेटा को आप क्या करें, एग्जामाइन कर लें, कलेक्ट करें। अगर हम एक हिसाब से देखा जाए तो हम लिखें इसको एग्जामाइन करना, कलेक्ट करना, जो भी डाटा आपके पास मौजूद है कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग भी कह सकते हैं हम इसको, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग रॉ डेटा कहने का मतलब है जो हमारे पास डाटा कच्चे तरीके से, या हमारे पास डाटा जो एक रॉ फॉर्म में होगा डेटा, टू अनकवर। इसको हम जो चीज़ अनकवर करेंगे, पैटर्न को फॉलो बताएगा ये कि भाई कोई डेटा का कोई पैटर्न है या कोई ट्रेंड निकल के आ रहा है कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। हमने कोई सपोज़ कोई डाटा हमने इकट्ठा कर रखा है, परचेजिंग हैबिट को लेके है, या हम कहें कोई पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन लेवल को चेकआउट करना है, या कोई मार्केटिंग ट्रेंडिंग वर्ड चल रहे हैं, मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट ट्रेंड पे चल रहा है, उसके पैटर्न को जानना और उससे हम एक बेटर डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। बेटर डिसीजन लेने में ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब इसका मतलब होगा कि इससे क्या होगा, बेटर डिसीजन लेने से क्या होगा, ऑप्टिमल जो आपकी परफॉर्मेंस है बिज़नेस की वो आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बिज़नेस की जितने भी आपको डिसीजन हैं, मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी ऑप्टिमाइज़ की जा सकती है। जिससे क्या होगा कि भाई आपके जो भी बिज़नेस गोल्स हैं उसको प्रॉपरली आप क्या कर सकते हैं, यूज़ और टाइमली अटेन कर सकते हैं, मतलब
पा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे इसी के आगे। कुछ की कंसेप्ट है डेटा एनालिटिक्स में जो सभी को जानने बहुत ज़रूरी हैं। अब वो डेटा एनालिटिक्स में क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि डेटा एनालिटिक्स में कंसेप्ट को अगर बात करें, सबसे पहले है डेटा का कलेक्शन करना, गैदरिंग रॉ डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्स। वेरियस सोर्स कई चीज़ें हो सकती है, जैसे आपने डेटाबेसेस हैं, वेबसाइट्स हैं, सेंसर्स हैं, सर्वे किया है, सेंसर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, डाटाबेस है। तो ये गैदर करने के, एक डेटा कलेक्ट करने के, जानकारी इकट्ठा करने के अलग अलग क्या है स्रोत हैं, दैट इज सोर्सेज हैं, जिससे क्या है डेटा का कलेक्शन होगा। देन उसके बाद है डेटा क्लिनजिंग और क्लींजिंग। भाई डेटा को क्लीन करने का काम भी है, भाई सफाई करना है। दैट मीन्स कैसे उसको जो रॉ फॉर्म है, कच्चे तरह से है, उसको एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब वे में हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर्स, जो गलतियाँ हैं, इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं और कोई इनएक्यूरेसीज़ हैं, और कहीं पर इनएक्यूरेसीज़ हैं कोई डाटा को लेकर, तो उनकी क्वालिटी और रिलायबिलिटीज़ को इंश्योर करने के लिए आपने गलतियों को चेकआउट करना है, इनकन्सिस्टेंसीज़ को चेकआउट करना है और इनएक्यूरेसीज़ को सही करना है, एक्यूरेट करना है डाटा को, ताकि क्वालिटी और रिलायबिलिटी जो है वो उस पर्टिकुलर डाटा की क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, ये सब एनालिटिक्स का काम है, डेटा एनालिटिक्स का। देन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट और स्ट्रक्चर टू अनदर फॉर्मेट एंड मेकिंग सूटेबल फॉर एनी एनालिसिस। भाई डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज आपके पास कोई रॉ डाटा है, हम कहते हैं रॉ डाटा है आपके पास, उस रॉ डाटा को आपने ग्राफिकल वे पे प्रेजेंट कर दिया, या कोई डायग्रामेटिक वे परसेंटेज में, या आप अगर बार डायग्राम में चेकआउट कर रहे हैं। दैट मीन्स आप कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा को अलग स्ट्रक्चर में जो सूटेबल हो एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, इसी को डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब क्या होगा, ईडीए कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया जाता है। वो कैसे होगा, यूजिंग स्टैटिकल ग्राफ्स का यूज़ करते हैं और अदर विजुअलाइजिंग मेथड्स, और अगर कोई दूसरे विजुअलाइजिंग मेथड्स का यूज़ करते हुए, ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, जो मेन डेटा सेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और उसके ऑफन विदाउट अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस इन माइंड, बिना किसी हाइपोथेसिस या एजम्पशंस। हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशन, अगर हमारे दिमाग को कोई एजम्पशन नहीं है, मगर हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास डेटा एनालिसिस हम कर रहे हैं, उस डेटा का हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन मेथड। विजुअलाइजेशन मतलब हम कोई वीडियो फॉर्म में, या हम कहें ग्राफ के फॉर्म पे, पिक्टोरियल डायग्राम के फॉर्म में, अगर हम उस डेटा को समझने की कोशिश करें, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करें बिना किसी हाइपोथेटिकल वे पे, तो वो क्या कहलाता है, ईडी कहलाता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोर करते हुए, खोजबीन करते हुए, पड़ताल करते हुए उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिकल एनालिसिस, अप्लाइंग स्टैटिकल मेथड्स। अब स्टैटिक्स के अगर आप मेथड्स को यूज़ करेंगे ताकि हम रिलेशनशिप, पैटर्न और ट्रेंड को चेकआउट कर पाएँ जो डेटा के बीच में मौजूद है। सपोज हमने एक्स और कोई वाई सीरीज़ ली है, वाई शहर का हमने कोई परचेजिंग पैटर्न यूज़ किया है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, दो शहरों के बीच में, या कोई परचेज पैटर्न का कोई रिलेशन है, कोई ट्रेंड है उस पर्टिकुलर डेटा का, उसके लिए हम अगर कोई स्टैटिकल मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ वो किस कैटेगरी में आता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की कैटेगरी में आता है। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। जो प्रेजेंट डाटा है उसको विजुअलाइज फॉर्म पे, दैट मीन्स मेकिंग द हेल्प ऑफ चार्ट, ग्राफ, डैशबोर्ड्स टू मेक देम मोर अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सेसिबल। भाई एक्सेसिबल बनाना, सबकी पहुंच में पहुंचाना, और सबको सरल तरीके से अगर हम समझाना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका है ग्राफिकल वे पे, दैट इज़ चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। दैट मीन डेटा का विजुअलाइजेशन भी किया जा सकता है। ये सब कंसेप्ट हैं किसके, डेटा एनालिटिक्स के। ठीक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देन एक और आपका है आपके पास रिपोर्टिंग, जो हमारे पास आता है लास्ट में समराइज करते हुए जो हमने फाइंडिंग्स निकाल के आए हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिपोर्टिंग को प्रेजेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स समराइज वे पे आपकी जो भी फाइंडिंग्स निकल के आई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स होंगे जिनके लिए रिसर्च का कोई महत्व है, या जिनके लिए वो रिसर्च की जा रही है, या जो उस रिसर्च का बेनिफिट उठाएंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। टाइप्स क्या क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेनली 4 सबसे इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करें डाटा एनालिटिक्स के, उसमें सबसे पहले जो हमारा आता है वो है डिस्क्रिप्टिव वे पे। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो एनालिटिक्स कहते हैं कि भाई ये क्या कहता है, व्हाट हैपन, क्या हुआ। अब जैसे मान लिया जाए डिस्क्रिप्टिव वे पे गए तो सेल्स कितनी हुई, रिपोर्ट में क्या निकल के आया, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेकआउट करनी है। तो ये चीज़ जो है एक जो एक्चुअल में है हुआ है, व्हाट हैपन, क्या हुआ है,
उसके बारे में बात करता है। एक्चुअल डाटा जो है जो जैसा है वैसा ही अगर आपके सामने आए तो वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स क्या हुआ है, ठीक है, जो एक्चुअल में है, एक्चुअल जो डेटा हमारे पास आया है वो सेल्स हो या रिपोर्ट हो, कोई हिस्टोरिकल डेटा या परफॉर्मेंस चेकआउट करनी हो तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। देन डायग्नोस्टिक अगर हम बात करें वो कहाँ पर आएगा, व्हाई डिड इट हैपन, क्यों ऐसा हुआ है, या क्यों की जो कैटेगरी आती है ये साइंस के केस में आता है ज़्यादातर। जैसे हमने कोई रूट कॉज ढूंढना है एनालिसिस का, जैसे सेल अगर किसी डाउन हो रही है, अगर किसी मार्केटिंग में किसी की सेल डाउन हो रही है तो उसका रूट कॉज क्या है, उसको चेकआउट करने के लिए हमने डायग्नोस्टिक एनालिसिस करना पड़ेगा। एक ये हो गया, ठीक है। देन एक और आता है थर्ड पॉइंट, प्रिडिक्टिव एनालिसिस या एनालिटिक्स। व्हाट विल हैपन, क्या होगा। अब क्या होगा दैट मीन्स ये सब प्रिडिक्ट करने वाली बात हुई। फॉरकास्टिंग के बारे में इसमें बात होती है, फ्यूचर सेल्स क्या होगी। अगर कोई कंपनी चाहती है कि अभी अगर 2025 चल रहा है तो 2026 में उसकी सेल्स का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, अगर वो एनालिसिस करना चाहें तो प्रिडिक्टिव वे पे कर सकती है। कस्टमर का मूड अगर चेकआउट करना है तो उसके लिए प्रिडिक्टिव एनालिसिस किया जा सकता है। देन लास्ट वन जो है आपके सामने वो है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। व्हाट शुड वी डू। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब हो गया प्रिस्क्रिप्शन से ये वर्ड बना हुआ है। अब आपने करना क्या है, व्हाट शुड वी डू, हम करें क्या, अब क्या किया जाए, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें देखी जाएंगी कि आपको सप्लाई को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, सप्लाई चेन को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए। इसमें एक्शंस के बारे में बात की जाती है कि क्या एक्शंस लिए जाएँ ताकि कस्टमर का रिटेंशन क्या करे, इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। रिटेंशन मतलब कस्टमर को लंबे समय तक अपने पास बनाए रखना या बांधे रखना या होल्ड पे रखे रहना। होल्ड कहने का मतलब है कोई कस्टमर को अपने समय तक, लंबे समय तक अटेंशन पे रखे रहना, अपने पास होल्ड पे। कस्टमर को कई बार कई शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, डिफरेंट स्कीम्स लाते हैं, जैसे डिस्काउंट ऑफर है, कुछ नए ऑफर्स हैं, कुछ गिफ्ट वाउचर्स देते हैं ताकि कस्टमर उनके पास हमेशा बने रहे। ये कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जो रिटेंशन का केस बनता है। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की कैटेगरी में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। आगे बात चलते हैं कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। क्या क्या कॉमन एप्लीकेशंस हैं डेटा एनालिटिक्स में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। बिजनेस इंटेलिजेंस, ये क्या कहता है कि भाई डेटा एनालिटिक्स में सबसे मेन बात आती है कि कहाँ कहाँ पर इनका एप्लीकेशन यूज किया जाता है। तो सबसे एक जो नई बात समझ में आती है वो आते हैं सबसे पहले बिजनेस इंटेलिजेंस में डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कॉमनली किया जाता है। क्यों किया जाता है, अंडरस्टैंड द बिजनेस परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस चेकआउट करने के लिए, और आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट, कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो सारे एरियाज़ को फाइंड आउट करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जाता है। देन फर्स्ट पॉइंट ये था। देन सेकंड पॉइंट है मार्केटिंग एनालिटिक्स। भाई मार्केटिंग एनालिटिक्स क्या कहता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर है, या मार्केटिंग कैंपेन जो है, या कोई मार्केटिंग अगर कैंपेनिंग कर रही है कंपनी, उसका ऑप्टिमाइजेशन कितना हो पा रहा है, उसके लिए डेटा एनालिटिक्स का ही क्या होता है, सहारा लिया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल एनालिसिस, जैसे एनालिसिस में जहाँ पर हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट को हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो रिस्क लिया है उसका असेसमेंट कर सकें, या करें कि भाई हम जो रिस्क लेना चाह रहे हैं उसके बारे में हम एनालिसिस करें। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हमारी क्या रहेंगी, इसके लिए आपको डेटा एनालिटिक्स का ट्रेंड चेकआउट करना पड़ेगा। लास्ट मान लीजिए 5 ईयर्स का हमने ट्रेंड चेकआउट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क का असेसमेंट करते हुए इन्वेस्टमेंट क्या है हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट आता है आपके पास फोर्थ पॉइंट है हेल्थ केयर, एनालाइजिंग पेशेंट डेटा फॉर बेटर ट्रीटमेंट आउटकम्स, पब्लिक हेल्थ केयर इंसाइट। भाई डेटा एनालिटिक्स में भाई आपके जो पेशेंट हैं उनका डाटा जो है आप अपने पास स्टोर रखें ताकि उनके जो ट्रीटमेंट करने के बाद जो आउटकम निकल के आए वो पब्लिक हेल्थ के लिए क्या एक नज़रिया पेश करें। हो सकता है आप उसमें एनालिसिस करके नई चीज़ें ट्रीटमेंट में अच्छा एक बेटर फील्ड दे सके या डिसीजन दे पाएँ। उसके लिए हेल्थ केयर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से कई डॉक्टर्स अपना डिसीजन देते हैं पैटर्न को देखते हुए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, फिफ्थ पॉइंट जो आता है आपके पास, फिफ्थ पॉइंट है ऑपरेशनल या ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये कहता है कि हम इम्प्रूव एफिशिएंसी कैसे चेकआउट करें, या जो हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें। अब लॉजिस्टिक क्या होता है समझिए, लॉजिस्टिक मतलब हुआ सब्सिडरी जितनी भी चीज़ें हैं जो बिज़नेस को हेल्प करती हैं पूरा एक ऑपरेशनल वर्क करने में, ठीक है। आपको बिज़नेस ऑपरेट करना है, जो भी एक असिस्टेंट के तौर पे काम करती हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टाइजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, और कंपेनिंग है,
ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आपको नए प्रोडक्ट का ऑर्डर दिलवाना, ये सारी चीज़ें हैं जो बैकडोर काम किया जाता है एक प्रोडक्ट के, वो सारी लॉजिस्टिक की कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स ऑपरेशनल मैनेजमेंट को चेकआउट करने के लिए, चलाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको डेटा एनालिटिक्स का कॉमन एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा, उसका यूज़ करना है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट के साथ साथ आपको भी समझने की ज़रूरत है कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन एआई एंड डेटा एनालिटिक्स में क्या रिलेशन है, ये आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, एआई एंड डेटा एनालिटिक्स आर क्लोजली इंटरवेंट एंड ऑफन कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के आप कम्प्लीमेंट हो चुके हैं और क्लोजली इंटरलेटेड हैं। कैसे हैं आप थोड़ा ये समझते हैं। डेटा इज़ अ फ्यूल फॉर एआई। बिना डेटा के एआई पॉसिबल नहीं है, याद रखना आप। डेटा इज़ इम्पोर्टेंट। डेटा मतलब जानकारी, जिस चीज़ के बारे में आपके पास कोई नॉलेज चाहिए तो उसका पूरा फैक्ट, डाटा, ट्रेंड, जो जानकारी आपको चाहिए वो पूरा रॉ फॉर्म में है, तो वो एआई के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, तभी एआई काम कर पाएगा। अब यहाँ पर कैसे काम किया जाए बात करते हैं। देखो, एआई एल्गोरिथम जो काम करता है स्पेशली, ये कह रहा है स्पेशली मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग है एंड डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग जो रिलाई ऑन हैवी ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी डाटा टू लर्न एंड मेक देम एक्यूरेट प्रिडिक्शन। भाई जो एआई का एल्गोरिथम है और डीप लर्निंग है, वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, हाई क्वालिटी डेटा पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ताकि वो जब डेटा उसके पास आएगा एआई पे तो वो उसी के बेस पे आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन करके देता है। और डेटा एनालिटिक्स का जो काम है वो प्रोवाइड करता है, प्रोसेस करता है और एक टूल की तरह ये सारी चीज़ें कलेक्ट करता है और क्लीन करता है और प्रिपेयर करता है डाटा एआई मॉडल्स के लिए। जब एआई एनालिसिस करने के बाद, इंटरप्रेट करने के, रिपोर्टिंग के बाद हमारे पास कोई डाटा आता है तो एआई मॉडल्स में अगर हम वो डाटा डालते हैं तो एआई जो है हमें क्या है, प्रॉपर एक्यूरेट डेटा डालने देता है, जिससे हमें या कोई बिजनेस यूनिट क्या करती है, अपना डिसीजन मेकिंग कर सकती है एथिकल वे पे। ठीक है। एक और नेक्स्ट आता है बात कि एआई इनहेंसेस डेटा एनालिटिक्स। भाई एआई से जो है आप डेटा एनालिटिक्स को बढ़ा सकते हैं। कैसे? एआई टेक्निक्स कैन बी यूज्ड विद इन डेटा एनालिटिक्स टू ऑटोमेट टास्क। भाई डेटा एआई की हेल्प से या एआई टेक्निक की हेल्प से आप डेटा एनालिटिक्स को बढ़ा सकते हैं, टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, फटाफट काम हो सकते हैं। डिस्कवर मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न को आप क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं या खोज कर सकते हैं नए पैटर्न्स को। एंड मेक मोर सोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्शन, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड होती है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है या मतलब कठिन है, जटिल है, उन सारी प्रिडिक्शन को क्या कर सकते हैं, मतलब प्रिडिक्शन मतलब हम मान के चले कि भाई जो हम मान के चलते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है, भविष्यवाणी कह सकते हैं। पहले ही अगर हम कोई चीज़ के बारे में बोलने लग जाएं तो सारी प्रिडिक्शन की कैटेगरी में आ जाती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए, मशीन लर्निंग मॉडल्स आर द कोर कंपोनेंट ऑफ प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं वो सारी की सारी कोर कंपोनेंट होती हैं प्रिडिक्ट करने में। जैसे अभी हमने कहा कि सेल्स क्या रहेगी, आपने 2026 में क्या सेल रहेगी उसको प्रिडिक्ट करना है, तो मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं अगर उसमें हम क्या करें, एआई के टूल्स के थ्रू हम अपने डेटा को डालें, पिछले 5 सालों का डाटा डालें, तो हमें ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प हो जाएगी कि हमारी सेल्स 2026 में कितनी रहेगी। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी किया जा सकता है। देन एक और पॉइंट आता है हमारे पास, इनसाइट टू एक्शन। ये क्या कहना चाह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। इनसाइट टू एक्शन, डेटा एनालिटिक्स और एआई के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है कि इनसाइट टू एक्शन की बात आ रही है। डेटा एनालिटिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द व्हाट, ये हेल्प करता है व्हाट एंड व्हाई और पास्ट डाटा। भाई पास्ट डाटा में मतलब पुराने जो हमारे पास डाटा था वो क्या था और क्यों था, इसमें उसको समझने के लिए डेटा एनालिटिक्स हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। वाइल एआई ऑफन प्रोवाइड्स हाउ, और एआई जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है, हाउ, कैसे इस प्रोसेस में हम अपना नज़रिया बदल सकते हैं, इसके ऊपर बात हो सकती है। या हमें ये एक और डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है, या एक डाटा प्रोवाइड करता है व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करें, दैट मीन्स प्रिडिक्ट करना फ्यूचर में जो आउटकम्स आने वाले हैं, और सजेस्ट करता है क्या नए एक्शंस लेने हैं। उसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, कुछ नए डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिससे हमारे जो फ्यूचर आउटकम्स हैं वो बेटर हो सके। ठीक है, तो इसलिए ये एक नज़रिया भी प्रोवाइड करता है एआई बाय द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से। ठीक है, ये तो रहा हमारा एक। फाइनली हम बात करते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन के साथ मैं आपको और बताऊंगा, इसमें मैंने लास्ट में आपके लिए नोट्स डाले हैं कुछ। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर हम नोट्स बनाना चाहते हैं तो लास्ट में एक्स्ट्रा नोट्स भी डाल के आप उनको भी नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। कंक्लूजिंग जो रिमार्क है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
एक तो है जो हमने निकाला AI एंड एनालिटिक्स आर रिवॉल्यूशनाइजिंग अकाउंटिंग, रिवॉल्यूशनाइजिंग अकाउंटिंग का जो AI है और एनालिटिक्स है वो क्रांतिकारी तौर पे या एक रिवॉल्यूशनाइजिंग अकाउंटिंग के रूप में काम कर रही है। इससे पूरा अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो पूरा बदल रहा है, क्रांतिकारी रूप में अकाउंटिंग का बेस ही बदल गया है अगर हम AI का यूज़ करते जाएं, और एनालिटिक्स का पूरा ही प्रिस्क्रिप्शन और एनालिसिस का पूरा ही स्वरूप बदल गया है। डिसीजन मेकिंग करने के तरीका, प्रोसेस, सारी चीज़ें अब पहले के मुकाबले पूरा ही ड्रास्टिक चेंज आ गया है, ठीक है। सेकेंडली जो हम बात कर रहे हैं वो है दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। भाई AI ने क्या है और डेटा एनालिटिक्स ने क्या है, अपॉर्चुनिटीज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैं, और चैलेंजेस भी क्या है निकल के आए, नए चैलेंज निकल के आए हैं जो न्यू जनरेशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानने। देन नेक्स्ट पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग आर की फॉर फ्यूचर प्रोफेशनल्स। स्वीकार्यता बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी, भाई आपको नई चीज़ों को एडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और उनको सीखना, लर्निंग उनको सीखना, यही क्या है आने वाले की जो प्रोफेशनल है, फ्यूचर प्रोफेशनल, उनका फ्यूचर ही इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो एडेप्टेबिलिटी और लर्निंग, उसी पे फ्यूचर प्रोफेशनल्स का पूरा जीवन आने वाले समय में डिपेंड करेगा। ये तीन चीज़ें निकल के आई, ठीक। ये तो रहा हमारा वीडियो। अब इसमें कुछ नोट्स आपके सामने मैं दे रहा हूँ, देखिए आपके सामने कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा मैं। देखो नोट्स ये हैं आपके सामने। इंट्रोडक्शन क्या है एनालिटिक्स में, AI के बारे में बात हो रही है, रोल क्या है AI का उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, हमने पहले भी बात कर रही है। ऑटोमेशन है, इनहेंस एनालिसिस है, फोरकास्टिंग है, फ्रॉड डिटेक्शन है, ऑडिट इनहेंसमेंट है, चैलेंजेस क्या थे उसके ऊपर भी बात हो रही है। ये सारे नोट्स आप बनाइए, ठीक है। ये तो हमारे नोट्स हैं, इंट्रोडक्शन है, रोल है, ठीक है, चैलेंजेस है, इसको आप पूरा लिखिए। देन बेनिफिट्स हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स क्या क्या है इसको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप और लिखना चाहें तो आराम से इसमें नोट्स बना सकते हैं। देन इवोल्यूशन ऑफ AI एंड अकाउंटिंग, ये कब इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में डिस्कस कर रखा है, नोट्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा हमारा आज का वीडियो, और अगर कोई क्वेश्चन और आंसर आपने पूछने हैं तो आप पक्का पूछिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड शेयर योर थॉट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।